स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध साहित्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम प्लेटो व अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के तुलनात्मक अध्ययन का चर्चा करेंगे। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही महान विद्वान आलोचक रहे हैं। दोनों ने ही अनुकरण सिद्धांत की अपनी दृष्टि से आलोचना की है। तो आज हम दोनों ही सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा करते हैं। प्लेटो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आदि आचार्य, सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु था। उनकी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने पहली बार काव्य के संबंध में विवेचना की और कहा कि मैं अपने गणराज्य में कलाकारों को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि कलाएं अनुकरण का भी अनुकरण है। कलाएं सत्य से तिगुना दूर हैं। पोइट्री इज़ थ्राइस रिमोट फ्रॉम द रियलिटी। उसने अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल अर्थात ज्यों की त्यों नकल माना है। अरस्तु ग्रीक व रोमन संस्कृति के स्वर्ण युग में एक अध्यापक एवं मसीहा के रूप में प्रतिष्ठित, मध्ययुग में एक महान दार्शनिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त, पुनर्जागरण काल में सच्चे एवं वास्तविक साहित्य समीक्षक और काव्य विधि निर्माता घोषित अरस्तु के तीन प्रमुख सिद्धांत रहे हैं: अनुकरण सिद्धांत, ट्रेजेडी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के काव्य में क्या विभिन्नताएं थी। काव्य के परीक्षण भेद में दोनों का ही दृष्टिकोण अलग अलग था। प्लेटो का शिष्य होने पर अरस्तु के चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। प्लेटो ने अपने दर्शन जनित सिद्धांतों की पूर्व धारणा के आधार पर काव्य को परखा। उसका ध्यान काव्य की वस्तु की सामाजिक उपयोगिता पर ही था। उसकी काव्य समीक्षा दार्शनिक समीक्षा थी, इसलिए उसे अपने युग का काव्य असत्य, हानिकारक एवं क्षुद्र प्रतीत हुआ। किंतु अरस्तु ने मूल्य या प्रकृति विषयक किसी पूर्व धारणा के आधार पर काव्य का परीक्षण आरंभ नहीं किया। उसने काव्य कृतियों का विश्लेषण करते हुए काव्य प्रकृति का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु की कोई निजी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वह कार्य करती है और इस कार्य संपन्नता में उसका मूल्य निहित रहता है। विष का मूल्य उसकी विषत्व की प्रकृति, अमृत का मूल्य उसकी अमृतत्व की प्रकृति है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, अमीय सराही अमरता, गरल सराही मीचू। समीक्षा पद्धति में भी भेद विद्यमान है। अरस्तु की समीक्षा पद्धति विश्लेषण की थी, जबकि प्लेटो की नहीं। अरस्तु ने पता लगाया कि काव्य क्या काम करता है, न कि काव्य को क्या काम करना चाहिए। काव्य प्रकृति के विश्लेषण द्वारा काव्य मूल्य स्वयं उनके हाथ लग गए। रुचि विभिन्नता का दर्शन के प्रभाव में अंतर भी दिखाई पड़ता है। प्लेटो और अरस्तु दोनों दार्शनिक थे, किंतु प्लेटो के दर्शन पर उसके गणित प्रेम का प्रभाव और अरस्तु के दर्शन पर उसकी प्राणीशास्त्र विषयक रुचि का प्रभाव अधिक रहा। इसका फल ये रहा कि गणितज्ञों के समान प्लेटो सिद्धांत से वस्तु की ओर अग्रसर हुआ। ये तो सर्वविदित ही हो जाता है कि गणित में रेखा का रूप केवल भावना या सिद्धांत में होता है। उसकी भावना केवल लंबाई की है, उसमें चौड़ाई मोटाई नहीं होती। इसी प्रकार रेखा गणित के बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती, किंतु रेखा या बिंदु के इस भावना या सिद्धांतगत रूप को कागज और पेंसिल द्वारा गोचर रूप दिया जाता है। ये गोचर रूप शुद्ध रूप नहीं है, ये मूल भावनागत रूप की छाया होता है। हम रेखा या बिंदु को चाहे कितने ही शुद्ध रूप में प्रस्तुत करें, फिर भी वो सिद्धांत या भावनागत मूल स्वरूप से हर हालत में भिन्न होगा।
क्योंकि उसमें गोचर रूप बना रहेगा, जबकि रेखा और बिंदु का सैद्धांतिक रूप स्थूल इंद्रियों की पहुँच के बाहर होता है। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती और रेखा बिंदु के चलने से बनती है। इसलिए प्लेटो ने गोचर वस्तु का शुद्ध रूप नहीं माना। उसके अनुसार गोचर वस्तु रूप भावनागत मूल रूप का ठीक उसी प्रकार प्रस्तुतिकरण होता है जिस प्रकार कागज पेंसिल से खींची गई रेखा या बिंदु का रूप वह शुद्ध रूप नहीं होता है, क्योंकि काव्य इसी गोचर रूप का प्रस्तुतिकरण है, इसलिए वो शुद्ध सत्य से अधिक दूरी पर है। किंतु अरस्तु एक चिकित्सक का पुत्र था और उसकी रुचि प्राणीशास्त्र में गहरी थी। इसका प्रभाव उसके दर्शन पर पड़ा। एक प्राणीशास्त्री वास्तविक वस्तु का अध्ययन करता हुआ उसके जातिगत सिद्धांत या भावना को ग्रहण करता है। यदि वो मनुष्य का अध्ययन करता है तो मनुष्यों की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए वो मानव की सामान्य भावना तक पहुँचेगा। उसके लिए मानव की ये सामान्य भावना इसलिए सत्य है क्योंकि वो मानव जाति के प्रत्येक सदस्य में पाई जाती है। अरस्तु ने इसी पद्धति से काव्य की विवेचना की। उसने कलाओं के सभी रूपों के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा कलाओं की सामान्य भावनाओं को ग्रहण किया। तत्पश्चात कलाओं का वर्गीकरण करते हुए उसने काव्य कला की विविध कृतियों का अध्ययन किया और उसकी सामान्य प्रकृति का निश्चय किया। विवेचना पद्धति में भी भेद दिखाई देता है। दोनों दार्शनिकों के काव्य विषयक सिद्धांतों का अंतर दोनों की विवेचना पद्धति के भेद के कारण भी माना जाएगा। अरस्तु ने काव्य के अस्तित्व को वास्तविक मानकर उसकी विवेचना की, जबकि प्लेटो ने काव्य सत्य के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य की भावना को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता। अरस्तु के सामने केवल दो ही प्रश्न थे। पहला, काव्य का अस्तित्व किस रूप में है। दूसरा, उसका मूल्य या प्रयोजन क्या है। बस इन दो प्रश्नों के उत्तर को ही उसने अपना लक्ष्य बनाया। लक्ष्यों में वह भिन्न भी दिखाई देता है। प्लेटो और अरस्तु की भिन्नता इस बात में है कि प्लेटो ने मानव जीवन को अपने आदर्श सिद्धांतों के आधार पर पुनर्व्यवस्थित करना चाहा और उस युग की सामाजिक आवश्यकता को बराबर ध्यान रखा, जबकि अरस्तु ने संपूर्ण मानव ज्ञान को पुनर्व्यवस्थित करना अपना लक्ष्य बनाया। उसने सभी मानवीय ज्ञानों का परिवेषण और विश्लेषण किया। वह वैज्ञानिक था और वो प्रयोगवादी भी, इसलिए उसने निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा मानव ज्ञानों का गहन अध्ययन किया। काव्य पर आक्षेप। प्लेटो ने काव्य पे 3 आक्षेप लगाए। काव्य असत्य है, काव्य का उद्भव अज्ञान से होता है, अतः वो क्षुद्र है, काव्य जीवन व समाज के लिए हानिकारक है। अरस्तु की संपूर्ण काव्य विवेचना पढ़ लेने पर इन तीनों आक्षेपों का अंतर मिल जाता है। इसलिए लोगों का कहना है कि प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए इन तीनों आक्षेपों को सम्मुख रखकर काव्य विवेचन किया है, किंतु स्पष्ट रूप से अरस्तु कहीं भी न तो प्लेटो का नाम लिया है, न ही उसके द्वारा लगाए गए आरोप की चर्चा भी की है। अनुकरण का अर्थ। प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल या जो की त्यों नकल माना है, जबकि अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ पुनः सृजन या प्रस्तुतिकरण माना है। अनुकरण का लक्ष्य एवं विषय। प्लेटो ने अनुकरण का विषय बाह्य प्रकृति की वस्तुओं को माना और अरस्तु ने गोचर वस्तु के अस्तित्व में आधारभूत रूप से निहित प्रकृति नियमों को अनुकरण का विषय बनाया। अंतः बाह्य प्रकृति, मनुष्य, चेतन तक। कलाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत 2 वर्ग हैं, ललित कला यानी अनुकरणात्मक कला और दूसरी उपयोगी कला। प्लेटो ने उपयोगी कला को अनुकरणात्मकता की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट माना है। उनका कहना है कि बढ़ई की कला चित्रकार की कला की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट होती है, क्योंकि बढ़ई सत्य की छाया का अनुकरण करता है और चित्रकार उसकी कृति का अनुकरण करता है। इसलिए बढ़ई की कला सत्य से जितनी दूरी पर है, उसकी दूनी दूरी पर चित्रकार की कला है। चित्रकार सत्य की छाया के अनुकरण का अनुकरण करता है, जबकि बढ़ई सत्य की छाया का अनुकरण करता है। इसलिए तय यह रहा कि बढ़ई की कला चित्रकार की कला की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है। किंतु अरस्तु ने
इस क्रम को बदल दिया। उनका कहना है कि अनुकरणात्मक कला उपयोगी कला की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट होती हैं। ये दोनों वर्ग मूलतः एक हैं। दोनों प्रकार की कलाएं अनुकरण करती हैं। उपयोगी कला भी प्रकृति का अनुकरण करती है। वो प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांत को हृदयंगम करके उसका अनुकरण करती हुई प्रकृति जो चाह कर भी या प्रयत्न करके भी नहीं दे पाती है या कर पाती है, उसका निर्माण करती हैं। कोई रोग होने पर प्रकृति स्वयं इस प्रयास में लीन हो जाती है कि उस रोग को नष्ट किया जा सके। कभी कभी वो अपने प्रयास में सफल हो जाती हैं, परंतु जहाँ उसे सफलता नहीं मिलती है वहाँ चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत का अनुकरण करती हुई रोग का निवारण करने में समर्थ होती हैं। जिन अवरोधों को प्रकृति नहीं जीत पाती उन्हें कला हटा देती है और प्रकृति के अभिष्ट को उपलब्ध कर देती है। प्रकृति स्वयं कलाकार हैं, वो कला की शिक्षा देती है। कला के सिद्धांत प्रकृति के सिद्धांत होते हैं। सभी उपयोगी कलाएं प्रकृति के नियमों का अनुसरण यानी अनुकरण करती हुई प्रकृति का उद्देश्य पूरा करती हैं। इस अर्थ में कला प्रकृति से उत्पन्न होकर उसकी सहायिका है। काव्य सत्य का स्वरूप। अरस्तु ने प्लेटो के तीनों आक्षेपों का उत्तर तो दिया ही, साथ ही सत्य का स्वरूप भी समझाया। अरस्तु ने सत्य को 4 कोटियों में रखा। पहला व्यापक एवं सार्वभौम सत्य, दूसरा सीमित एवं विशेष सत्य, तीसरा पौराणिक सत्य और चौथा असंभव सत्य। प्लेटो ने कहा कि कवि या कलाकार जीवन या वस्तु के बाह्य रूप को झलकाता है। उसकी पहुंच केवल वस्तु की ऊपरी सत्य तक होती है। उसके आंतरिक सत्य को वह नहीं जान पाता, क्योंकि आंतरिक सत्य केवल दर्शन द्वारा ही जाना जा सकता है और दर्शन शुद्ध ज्ञान का कार्य है। कवि केवल इंद्रिय ग्राह्य रूप को प्रस्तुत करता है। यह रूप असत्य होता है, इसलिए काव्य वस्तु मिथ्या होती हैं। प्लेटो के इस मत को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि कवि या कलाकार तथ्य या प्रत्यक्ष यथार्थ को ही प्रस्तुत करता है, सत्य को नहीं। अरस्तु ने यह समझाया कि कवि सत्य को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वो सत्य में परिवर्तित हो जाता है। काव्य सत्य तथ्य की अपेक्षा अधिक दार्शनिक तथ्य होता है। कविता इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक एवं उच्चतर वस्तु होती है, क्योंकि इतिहास विशिष्ट तथ्य कहता है और कविता सामान्य तथ्य व्यक्त करती है। इस सामान्य तथ्य का अभिप्राय समझते हुए अरस्तु ने लिखा है, किसी विशिष्ट प्रकृति का व्यक्ति किसी अवसर पर संभवनीयता या आवश्यकता के नियम के अनुसार किस प्रकार बोल या काम कर सकता है। इस कथन का आशय है कि कवि विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से सामान्य को प्रकट करता है या व्यष्टि के माध्यम से समष्टि को झलकाता है। इसलिए काव्य सत्य व्यष्टिगत तथ्य होता हुआ भी उससे अधिक व्यापक और स्थायी सत्य होता है। कवि वस्तु अर्थात जीवन का सीमित रूप ग्रहण नहीं करता, वरन उसका सामान्य रूप ग्रहण करता है और इस प्रकार उस सीमित रूप में ही उसके सामान्य या आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है। व्यक्ति मानव के भीतर वो विश्व मानव का साक्षात्कार करता है। प्रकृति द्वारा व्यक्त स्थूल या प्रत्यक्ष वास्तविकता के परे जाकर वो उन समस्त अवरोधों और आकस्मिकताओं से प्रकृति को मुक्त करता है, जिनके कारण चाहकर भी प्रकृति अपनी वस्तु को अभिष्ट नहीं दे पाती है और इस प्रकार वो यथार्थ या तथ्य का शुद्धिगत रूप प्रस्तुत करता है। यही वस्तु का आदर्श रूप, अपेक्षाकृत अधिक सुंदर रूप, उच्च रूप या सामान्य रूप कह सकते हैं। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु के संबंध को समझने में एक समीक्षक का ये निम्नांकित मत अत्यंत उपादेय है। प्लेटो ने अपनी फ्रेंड्स नामक कृति में इस बात का आग्रह किया है कि प्रत्येक कलाकृति में सौंदर्य एक होना चाहिए। अरस्तु इस विचार या सिद्धांत को ग्रहण कर लिया, लेकिन वास्तव में ये सिद्धांत अरस्तु की संपूर्ण काव्य विवेचना के मूल में है। कदाचित अरस्तु इस तथ्य को जानते थे कि वह कोई ऐसा प्रमुख सिद्धांत स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जिसे प्लेटो नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने न तो प्लेटो का नाम लिया और न ही उनके आक्षेपों की चर्चा की। उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात कह दी। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि उनके काव्य विषयक मत अत्यंत महत्वपूर्ण है
और उन्होंने प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का निराकरण करने का सफल प्रयत्न किया है। धन्यवाद।